हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए पेपर 3 में जो झारखंड का सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, लेक्चर्स हो या फिर उन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। ठीक है, बाकी के जो सेक्शंस हैं उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जामिनेशन जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए। ओके, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर दिया जाएगा तब इसकी तैयारियां स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अभी से इसको पढ़िए और जो जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसको ध्यान से समझना है, देखना है, क्योंकि ये कहने का 1000 क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे तो 4 से 5000 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और यही जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। ओके, और मैं इतनी बार चीज़ों को रिपीट करूंगा कि आपको जो है बाद में याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप लेक्चर देखते रहिए, बाद में रिवीजन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बस रिपीटेशन के साथ आपका जो है रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आप यदि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। ओके, बाकी के जो लेक्चर्स हैं उसके लिए भी जो है लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो कंसेप्चुअल क्लास होते हैं उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं और कंसेप्चुअल क्लास के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है 5 पार्ट कंप्लीट हो गया है इसका, ये 6th पार्ट है। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का। देखिए, जेपीएससी में क्या होता है कि सीएनटी एसपीटी भूमि संबंधी कानून से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेएसएससी में ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन आप जो है तैयार रहिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के लिए। बाद में ऐसा नहीं बोलना है कि जेएसएससी या फिर आयोग ने जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। इस पर जो है भूमि संबंधी कानून के लिए क्या है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दे दूंगा कंसेप्चुअल क्लास। यदि नहीं तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। यहाँ पर जो 46 धारा है, धारा जो 46 है, तो ये जो धारा है 46, इसके तहत क्या है? इसके तहत ये है कि आदिवासी की जमीन है। ठीक है, आदिवासी की जमीन है, इसका ट्रांसफर आदिवासी को ही होगा। आदिवासी मतलब इसका जो मालिक होगा, स्वामित्व, वो आदिवासी ही होंगे, गैरवादी आदिवासी नहीं होंगे। लेकिन इसमें भी उपायुक्त की परमिशन चाहिए अगर रजिस्ट्री करना हो तो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि जो भूमि संबंधी कानून है वो एक तो हो गया आपका छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, ये हो गया 1869 का। ओके, उसके बाद छोटा नागपुर एक आता है भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879। उसके बाद आता है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ये 1897 का है। और फिर आता है सीएनटी, ये 1908 का है। और फिर आता है एसपीटी, ये जो है 1949 का है। ओके, ये जो सीएनटी 1908 है, इसमें 19 अध्याय है, चैप्टर, और 271 धारा है। और ये जो है एसपीटी 1949, इसमें 9 अध्याय है और 72 धारा है। इन सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लास तो नहीं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम सीएनटी एसपीटी का कंसेप्चुअल क्लास दे दूं। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आउट ऑफ सिलेबस है, आप हमेशा तैयार रहिएगा। लेकिन ये सब जो है सिलेबस वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के बाद इसे कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46। देखिए वही है 46 धारा। इसमें क्या था कि आदिवासी की जमीन आदिवासी को ट्रांसफर होगी, लेकिन उपायुक्त के परमिशन के साथ। ओके, तो और पर ये क्या है कि प्रतिबंध किया गया है, मैंने यहाँ बताया नहीं कि आदिवासी है, इसमें गैर आदिवासी
मालिकाना हक इसमें नहीं होगा, मतलब स्वामित्व जो है गैर आदिवासी के नहीं होंगे, आदिवासी होंगे, वो भी उपायुक्त के परमिशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत बेदखली का समय जो है कितना वर्ष है, मतलब इस समय के बाद इसके तहत क्या होगा कि इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 12 वर्ष इसका समय होता है। ओके, 12 वर्ष समय होता है। और 2012 में झारखंड हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए जो है आप कह सकते हैं अथॉरिटी बनाया है, ये करने के लिए भूमि का हस्तांतरण करने के लिए। ओके, और इसमें सीएनटी एक्ट फिर से बता दूं कि गैर आदिवासी की जमीन ये जो है प्रतिबंध करता है कि आदिवासी का जो जमीन है उसे गैर आदिवासी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसका सारांश, इस एक्ट का सारांश यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 वर्ष। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि पुराना नाम है आईआईटी धनबाद का, इसकी स्थापना कब हुई है? आईआईटी धनबाद, इसका पुराना नाम क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईएसएम बोलते हैं, अभी भी लोग आईएसएम बोलते हैं, आईआईटी हालांकि नया नाम है। आईआईटी जो है ये 2016 में आईआईटी बना दिया गया है, ठीक है। और इसके पहले आईएसएम हुआ करता था, और ये जो है 1926 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है, और इसका उद्घाटन उस समय के जो वाइस रहे थे लॉर्ड इरविन, इनके थ्रू जो है इनका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। 1926 में 9 दिसंबर 1926 को 2016 में ये आईआईटी बना है, और इसके पहले 1967 में ये ड्यून बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकलौता आईआईटी है झारखंड का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, धनबाद में ही है। धनबाद के बारे में आप जानते हैं, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 1926, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? रांची विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं वो पहले पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। अब इसी से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और इस क्षेत्र के जो कॉलेज हैं अब वो रांची विश्वविद्यालय में आ गए थे, ठीक है। तो ये समय है 1960 की। 1960 में देखिए 3 यूनिवर्सिटी बनाए गए थे। एक था बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है, ओके। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है, और एक है भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी 1960 में बनाए गए थे, और रांची विश्वविद्यालय के पहले क्या था? पटना यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन बी जो है पटना विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? XLRI पूरा नाम क्या है इसका? जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। ये इसी नाम से इसको जाना जाता है, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो है 1949 में इस्टेब्लिश हुआ है, और किसके थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है? सोसाइटी ऑफ जेसस। और इसी सोसाइटी ने क्या है कि इसका एक नया ब्रांच है न्यू दिल्ली में XLRI का ही, तो इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया है इसी सोसाइटी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, सोसाइटी ऑफ जेसस। कहाँ पर है? यह है जमशेदपुर में, ओके। नेक्स्ट है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। देखिए ओलंपिक खेलने वाली ये पहली महिला है, कौन है? निक्की प्रधान। लेकिन अगर एज अ पर्सन हम देखें तो ये जो है 6th पर्सन है। एज ए पर्सन की बात की जाए तो ये 6th पर्सन, मतलब कि इसके पहले 5 लोग झारखंड से जो बिलोंग करते हैं वो जो ओलंपिक हैं वो खेल चुके हैं हॉकी। कौन कौन से? पहले जो है वो है जयपाल सिंह मुंडा, ओके। उसके बाद एक दो नाम बता दे रहा हूं, हालांकि ज़्यादा है नहीं, 5 नाम है, आप देख लीजिए। माइकल किड्डो, उसके बाद है सेल्वेनस डुंग, फिर है अजीत लकड़ा, और 5वें में आते हैं मनोहर
टोप्पो। तो ये 5 लोग जो है निक्की प्रधान के पहले हॉकी जो है ओलंपिक में खेल चुके थे और ये 6th है निक्की प्रधान। निक्की प्रधान ने ओलंपिक कब खेला? 2016 में रियो ओलंपिक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2016 में 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया था जो कि झारखंड से हैं। एक है दीपिका कुमारी, एक है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी कौन है? ये झारखंड की तीरंदाज हैं। ओके, और दूसरे हैं साइमन उरांव। साइमन उरांव जो कि एक आप कह सकते हैं कि पर्यावरणविद हैं और इन्हें जो है वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है। ये रांची से बिलोंग करते हैं, ये रांची से बिलोंग करते हैं और जिस क्षेत्र में ये रहते थे वहाँ पानी की बहुत समस्या थी। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत से अभियान चलाए हैं। और आप समझते होंगे डोभा किसको बोलते हैं? तो डोभा का निर्माण इन्होंने, खासकर डोभा का, बहुत सारे डोभा का निर्माण किया है जिससे बहुत सारे गांव में पानी की समस्या दूर हुई है। वाटरमैन ऑफ झारखंड जिनको 2016 में पद्मश्री दिया गया था और इसी साल दीपिका कुमारी को भी, जो कि तीरंदाज हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दीपिका कुमारी, ये सही आंसर हो जाएगा। ये क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं झानू हांसदा कौन है? झानू हांसदा ये भी जो है तीरंदाज हैं। और सिल्वानिस डुंगडुंग ये कौन है? ये हॉकी प्लेयर हैं जो कि ओलंपिक खेल चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की गई है? देखिए ये जो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ये बीपीएल परिवारों के लिए है और 2011 में ये स्टार्ट हुआ था। 2011 में ये स्टार्ट हुआ था और इसमें क्या है कि जब लड़की की जन्म होगी तो 6,000 रुपए जो है हर साल 6,000 रुपए जो है हर साल खाते में जमा किए जाएंगे। कौन से खाता में? पोस्ट ऑफिस में जो है अकाउंट खुलाया जाएगा, उसी में जो है 6,000 रुपए प्रति वर्ष जमा किए जाएंगे। ओके, यही है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो है देखिए ये 2011 में स्टार्ट हुआ था, ये इसका सही आंसर है। लेकिन ऑप्शन में जो है 2011 नहीं है तो हम लोग नजदीकी टिक कर सकते हैं, 2012 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंपा। कैंपा का मतलब क्या होता है? कैंपा, कैंपा ये है क्या? इसको बोलते हैं, देखिए झारखंड कॉम्पनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं झारखंड क्षतिपूरक। ठीक है, झारखंड क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। ठीक है, वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, ये प्रतिपूरक आप कह सकते हैं, यहाँ पर क्षतिपूरक होना चाहिए। ये जो है क्षतिपूरक होना चाहिए, यहाँ क्षतिपूरक। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मकसद क्या है, ये काम क्या करता है? देखिए 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ था कैंपा और इसका काम जो होता है, ये आप कह सकते हैं कि वन आवरण जो कि 33% होना चाहिए, इसको बनाए रखना। अगर नहीं है तो किया जाएगा और अगर है तो उसको कंटिन्यू रखना, ये इसका मकसद होता है कैंपा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? वन्यजीव प्रबंधन योजना। तो इसमें क्या है कि ये 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया था और यहाँ पर क्या है कि 10 साल में जो भी वन्यजीव संबंधित जो भी प्रबंधन है या फिर जो भी कार्य हैं वो इस योजना के साथ इनको पूर्ण किया जाएगा। तो ऑप्शन डी 10 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो झारखंड में जो है देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है,
एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक ही है, इसलिए नाम याद रखना चाहिए आपको। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये है लातेहार में। ये कहाँ पर है? लातेहार में, और 1986 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके अलावा 11 वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य। ओके, तो 1 और 11 ये याद रखना है। और 10 वर्षों के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना जो है ये शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्रीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2012 में जो है 2012 में इसे स्टार्ट किया जाना था। 2012 में इसे स्टार्ट किया जाना था, लेकिन ये 2015 में स्टार्ट हुआ। ये 2015 में स्टार्ट हुआ। ये है क्या? जलवायु परिवर्तन पर आधारित जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, राष्ट्रीय कार्य योजना, तो इस पर बेस्ड 8 मिशन है। इस पर बेस्ड 8 मिशन जो है चलाए गए हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, ये नाम है योजना का। इस पर 8 मिशन है, और इन 8 मिशन में से एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, मतलब राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ओके, और ये किसके थ्रू चलाया जाता है? ये जो राष्ट्रीय कार्य योजना है ये चलाया जाता है NAPCC, मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। 2012 में कोशिश की गई कि इसे लॉन्च किया जाए ग्रीन इंडिया मिशन को, लेकिन ये 2015 में लॉन्च हुआ। और ये जो है झारखंड MP दोनों में इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोनों राज्यों में ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई है? ये जो है 2009 में इसका गठन किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? CM, मतलब ही कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। गंगा नदी संरक्षण की बात की जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि साहिबगंज या फिर साहिबगंज, तो ये ओनली डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो कि गंगा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन सी 2009 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए झारखंड में 2011 सेंसस की बात की जाए, 2011 सेंसस की बात की जाए तो 3,29,88,134 ये इसकी जनसंख्या है झारखंड की। अब इसमें देखिए, इसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है वो कितना है? शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो 26.20% है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो 12.08% है। इसमें जो OBC हैं, OBC कितने हैं? 40.42%। माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी कितने हैं? माइनॉरिटी 19.12% है। ठीक है, तो ST की बात हो रही है, टोटल ST 26.20% है। सबसे ज्यादा ST कहाँ है? सबसे ज्यादा ST जो है वो है रांची में। और रांची के बाद नंबर आता है पश्चिमी सिंहभूम का, उसके बाद नंबर आता है गुमला का, और उसके बाद नंबर आता है ईस्ट सिंहभूम का, और उसके बाद नंबर आता है दुमका का। ये हो गया नंबर ऑफ ST फिगर में। वहीं अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज ST की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा है खूंटी में। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? खूंटी में। अब देखिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। सबसे ज्यादा ST कहाँ है? रांची में, लेकिन रांची ऑप्शन में नहीं है। अब इसके बाद जाइए, इसके बाद क्या है? वेस्ट सिंहभूम है। वेस्ट सिंहभूम ऑप्शन A, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा रांची में, सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है कोडरमा में। सबसे कम कोडरमा में, चाहे आप फिगर में जाएं या फिर परसेंटेज में। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सोहराय त्योहार जो है दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? दीपावली के जस्ट बाद, मतलब हम कह सकते हैं कि कार्तिक महीने में सोहराय पर्व को मनाया जाता है। और ये जो है संथालों के लिए, हालांकि बहुत से जनजातियों का ये त्यौहार है, लेकिन संथाल का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ओके, सोहराय। और ये जो है, जो मवेशियां होती हैं, जो मवेशियां होते हैं, ठीक है, मवेशियां, तो इसमें जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, तो इनसे संबंधित है ये, इनकी पूजा की जाती है। ओके,
तो इनसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए खेती धन, जंगल धन, जानवर धन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोहराई जो है एक चित्रकला भी है, एक चित्रकला भी है झारखंड में, और इस पर जीआई टैग भी मिल चुका है झारखंड को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो ये था दुमका, और अभी जो है ये उप राजधानी है। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। और अभी जो है प्रेजेंट में वो कौन है? अभी है हेमंत सोरेन, अभी है हेमंत सोरेन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो ये है 11th। ठीक है, और अभी तक 6 लोग जो हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। ये 6 लोग जो है मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ चुके हैं, और हेमंत सोरेन 11वें मुख्यमंत्री हैं टर्म के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे कम दिनों के लिए शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, और एक टर्म पूरा करने वाले, मतलब एक ही टर्म में सबसे ज्यादा दिन रहने वाले हैं रघुवर दास। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, और दुमका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान जो है ये संथाल के क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में जो लोग रहते थे, जो तीरंदाज रहते थे, तो आप कह सकते हैं कि इनको रेगुलर करने के लिए, इनको मतलब कि रेगुलराइज करने के लिए, जिस तरह से सिपाही, जिस तरह के पुलिस के पास हथियार होते हैं, तो उन्हीं की तरह इनको तीरंदाज में रेगुलर करने के लिए ये हिल असेंबली प्लान किया गया था। और इसके साथ साथ जो आदिवासी रहते थे राजमहल पहाड़ी में, उनके उत्थान, उनके विकास के लिए ये लाया गया था। किनके थ्रू लाया गया था? ये लाया गया था क्लीवलैंड के थ्रू। ठीक है, वाकई ये क्या था, जो लोग रह रहे थे उनको विश्वास में लाने का एक, आप कह सकते हैं, प्रयास था। ठीक है, विश्वास में लाने का, ताकि बाकी जो काम है वो आसानी से ब्रिटिश लोग कर सकें। और क्लीवलैंड वही है जिनकी हु वाज किल्ड बाय तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्लीवलैंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसको जो है क्लीवलैंड हिल असेंबली प्लान भी बोला जाता है। ऑप्शन बी क्लीवलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, कैप्टन टी विल्किंसन, कैप्टन टी विल्किंसन मतलब थॉमसन विल्किंसन, ये वही है जिन्होंने विल्किंसन रूल 1837 में लाया था कोल्हान के क्षेत्र में। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक आप देख रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये वही हैं जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ओके, और चार्टर एक्ट 1833 इन्हीं के टाइम आया था। एजुकेशन रिफॉर्म 1835 इन्हीं के टाइम में आया था। लॉर्ड मैकाले ने जिसको लाया था, लॉर्ड मैकाले, जो कि एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट करने वाले व्यक्ति हैं भारत में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लीवलैंड। ओके, नेक्स्ट है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? देखिए, संथालों में जो विवाह का सामान्य रूप होता है उसको बोलते हैं बुपला या फिर बपला। ठीक है, ये होता है। अब ये बहुत तरह का, जैसे कि इतूत आप देख रहे हैं, तो इतूत क्या होता है? इतूत का मतलब क्या होता है? देखिए, इतूत एक तरह से लव मैरिज है। इतूत जो है एक तरह से लव मैरिज है। इतूत एक तरह का लव मैरिज है। अब इसमें क्या होता है कि पसंद के लड़का से अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है, ठीक है, पसंद के लड़का से अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रहा है, उनको परमिशन घर से नहीं मिला है, तो क्या करता है लड़का? क्या करता है, किसी तरह से, किसी अवसर में लड़की के मांग में सिंदूर भरता है, शादी हो जाती है, और बाद में इस शादी को स्वीकृति दी जाती है। इसी को बोलते हैं इतूत। ठीक है, सांगा जो आप देख रहे हैं, तो सांगा क्या है? इसमें जो बॉय होता है और जो गर्ल होती है, ये या तो विधवा या फिर तलाकशुदा रहेगी, और उसी तरह से बॉय का भी कैटेगरी होता है, या तो विधुर या तो परित्यक्त। ठीक है, मतलब डिवोर्सी या फिर इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। ये हो गया सांगा। और नीर ब्लॉक आप देख रहे हैं, नीर ब्लॉक क्या होता है? नीर ब्लॉक में क्या है कि लड़की जो है जबरन लड़के के घर में रहती है,
और बाद में पंचायत द्वारा जो है शादी कराई जाती है, शादी को स्वीकृति दी जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो टाइप है उसको बोलते हैं बोपला या फिर बपला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ है? झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट ये 2015 में लागू हुआ है। देखिए सारे जो ईयर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये जो है 2015 में इसको लागू किया गया है, लेकिन 2016 में 2015 में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जियोलॉजी इसने जो है इसको लॉन्च किया और इसे जो है बाद में विधानसभा ने पास किया और बाद में इस पर सहमति गवर्नर ने 2016 में दिया। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो इस पर कंफ्यूज नहीं करना, 2015-2016 इस एक्ट के साथ जो ईयर लगा हुआ रहता है वो 2015 का नाम इसका 2015 ही है। तो ऑप्शन डी इसका 2015 सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है। ओके, तो ये इसको याद रखना है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये रसिया के सहयोग से 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसको मर्ज कर दिया जाता है सेल के साथ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जो कि 1954 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र ये जो है ये रसिया के सहयोग से कब 1964 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी रसिया सही आंसर हो जाएगा, यूएसएसआर सोवियत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, ये क्या होता है? जेएसएमडीसी ये होता है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, ये हो गया जेएसएमडीसी। ये कहां पर है? ये जो है इसका एक ब्रांच है ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री का। इसमें होता क्या है, इसमें जो ग्रेनाइट होते हैं तो इसका कटिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, ये होता है यहाँ पर। और ये है तुपुदाना में। तुपुदाना कहाँ है? रांची में। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तुपुदाना रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? GRSE। तो ये है वेस्ट बंगाल में और इसका डीजल इंजन संयंत्र जो है ये कहां पर है? ये है रांची में। ओके, ये ऑप्शन डी रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है किस क्षेत्र में? ये इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर जो है जमशेदपुर के नजदीक आदित्यपुर जो है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया किसके नजदीक है? जमशेदपुर के नजदीक है। और ये जो है ये भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं तुपुदाना, अभी मैंने बताया कि तुपुदाना में जेएसएमडीसी का जो है ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। यहाँ जसीडीह आप देख रहे हैं, जसीडीह जो है ये देवघर में, जिसको सैटेलाइट टाउन बोलते हैं देवघर का, और बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। बोकारो स्टील सिटी, यहाँ पर बोकारो इस्पात संयंत्र है जो कि सेल के साथ मर्ज किया गया है 1954 में। ठीक है, और बोकारो 1954 में सेल स्टैब्लिश हुआ था, उसी के साथ बोकारो इस्पात संयंत्र जो है मर्ज कर दिया गया है। और बोकारो इस्पात संयंत्र कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में रसिया के सहयोग से। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आदित्यपुर। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? देखिए ढोकलो सोहर जो है ये शासन व्यवस्था, जनजातीय शासन व्यवस्था में इसे पढ़ाया जाएगा। और ये है क्या? ये जो है खड़िया
जनजाति की शासन व्यवस्था है। ओके, जो कि खड़िया जो है ये मुंडा की ही उपशाखा है, मुंडा की ही उपशाखा है। देखिए, जब भी आप राज निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे, शासन व्यवस्था की प्रक्रिया देखेंगे, तो मुंडा का सबसे पहले नाम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल है मुंडा। ओके, मैं जब पढ़ाऊंगा जनजाति को तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको ये समझ में आएंगे। और अभी जो हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है उसमें मुंडा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से झारखंड के क्षेत्र में इनका आगमन हुआ, किस तरह से असुरों के साथ इनका संघर्ष हुआ और कैसे ये अपने राज्य की स्थापना करते हैं। ये हिस्ट्री में क्लास हो चुका है। ओके, तो ये मुंडा की ही उपशाखा है। खड़िया जनजाति की ये शासन व्यवस्था। ढोकलो सोर, ढोकलो सोर का मतलब क्या होता है? ढोकलो का मतलब होता है सभा, और सोहर का मतलब होता है इस सभा का अध्यक्ष। ओके, ये इसका मतलब होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जाति प्रथा का समर्थन किया, जाति प्रथा का समर्थन किया, ठीक है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका समर्थन इन्होंने नहीं किया, पंचायती राज का। और मुंडा मानकी व्यवस्था का भी इन्होंने समर्थन किया। तो पंचायती राज का जो व्यवस्था है इसको इन्होंने समर्थन नहीं दिया था। तो चुनाव हो या राज हो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। तो पंचायती राज चुनाव का विरोध किया, बिल्कुल सही। ये विरोध किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। समर्थन किया, ये गलत है। जातीय प्रथा का समर्थन किया, ये भी सही है। मुंडा मान की व्यवस्था को किया स्वीकार, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगा वो होगा पंचायती राज का समर्थन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है भूइंहर। ठीक है, जंगलों को साफ करने के बाद खेती के लिए इन्होंने इसे तैयार किया। लेकिन वहीं अगर आप नागवंशी में इसे पढ़ेंगे, नागवंशी में, तो नागवंशी जो है जनता से टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन फिर ब्रिटिश के प्रभाव पड़ने पर इन्होंने जनता से टैक्स लेना शुरू किया। और भूइंहर ये वही है जो टैक्स वसूलते थे जनता से और फिर ये नागवंशी को, मतलब जो शासक थे, उनको देते थे। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं बाकी के बैगा और पुजार, तो पुजार ये क्या होता था? पुजार ये धार्मिक प्रधान होता था। ओके, और धार्मिक प्रधान नहीं, ये पाहन का सहायक होता था। पाहन जो है धार्मिक प्रधान होता था। ठीक है, मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता था वो पाहन होता था और पाहन का असिस्टेंट पुजार होता था। ठीक है, और बैगा भी पाहन का असिस्टेंट है। और बैगा क्या करता है कि ग्रामीण देवताओं को पूजा करके शांत करने का काम करता है बैगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूइंहर। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो बैगा जो है, बैगा पाहन का असिस्टेंट होता था। ओके, और इसका काम क्या होता था? ग्रामीण देवताओं को शांत करना पूजा करके। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आज के लिए 25 क्वेश्चन थे। इसी तरह से हम लोग अगला पार्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही जल्द ये जो है 1000 क्वेश्चनों का जो सिलसिला है प्रीवियस ईयर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।